हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी का सीबीटी 2 में जो टेक्निकल पोर्शन आता है, जिसमें टेक्निकल पोर्शन जो था क्वालिफाइंग इन नेचर में था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, एएलपी का ऑलरेडी वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है एंड एएलपी का एग्जामिनेशन जोन चेंज का जो आपका प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जोन चेंज का बारी आ गया है तो आपका सीबीटी 1 का टाइम भी ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। सीबीटी 1 के बाद ही सीबीटी 2, तो यही है राइट टाइम आपको टेक्निकल जो डोमेन है उसके ऊपर प्रिपरेशन लेने के लिए। तो उसी के लिए जो क्लास है मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी से देखने से आपका जो डाउट्स है, क्वेरीज, वो क्लियर हो जाएगा सीबीटी 2 तक, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड। तो कोई भी मार्किंग करने के लिए हमको एक रेफरेंस सरफेस को जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए इधर में एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को आपको अगर मेजर करना है कि इसका जो हाइट है, ठीक है, ये कितना हाइट है, तो आपको रेफरेंस सरफेस के रूप में ये जो बेस है, बेस को लेना पड़ेगा। आपको इस बेस से इसको हाइट को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी जॉब को अगर मार्किंग करना है, सपोज मान लीजिए इधर में कोई एक आदमी जो है उधर में खड़ा रहा है, ठीक है, इधर में मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ का आपको हाइट निकालना है। तो इसको आपको किधर से इसको हाइट को मेजर करेंगे, इसको बेस से आपको इसका हाइट मेजर करना है। तो कोई भी मेजरमेंट लेना है तो आपको आपका एक रेफरेंस सरफेस चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको जॉब आप मेजर कर सकते हैं। तो इधर में बोला है ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। मार्किंग के टाइम जो रेफरेंस सरफेस है, वो रेफरेंस सरफेस कौन प्रोवाइड करते हैं, तो मार्किंग के टाइम रेफरेंस सरफेस के रूप में इस्तेमाल होता है मार्किंग टेबल, ठीक है। एंड इसके साथ और रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताऊंगा वो भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। एंड वो जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या, मार्किंग टेबल का मटेरियल क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है ये जो मार्किंग टेबल है इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है, ठीक है, तो तब आपको बोलना पड़ेगा ये जो मार्किंग टेबल है इसका मटेरियल है कास्ट आयरन एंड इसका मटेरियल ग्रेनाइट भी है, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा एंड पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद टेपर टर्निंग इज डन बाय व्हिच पार्ट ऑफ द लेथ, ठीक है। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेद है, लेद में जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसका नेचर क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर आपको बोला है लेद मशीन में हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो टूल क्या है, टूल दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये टूल जो है इसको दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये लेथ टूल ऐसा देखने होता है, ठीक है। ये जो टूल है इसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, क्योंकि जो कटिंग टूल का एज A1 है उसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो लेथ टूल में बेसिकली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि ड्रिल बीट, जैसे कि मान लीजिए रीमर, उसको अगर पकड़ना है तो आपको टेल स्टॉक एंड में इसको फिट करना पड़ेगा। तो इधर में बोला है टेपर टर्निंग डन बाय व्हिच पार्ट ऑफ द लेथ, लेथ का कौन सा पार्ट का हेल्प से आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर में जो चारों ऑप्शन है, एक तो है लीड स्क्रू, उसके बाद कैरेज, उसके बाद गियर बॉक्स एंड क्रॉस स्लाइड, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा वो है ऑप्शन डी, जो है क्रॉस स्लाइड, ठीक है। तो क्रॉस स्लाइड आपका आंसर हो जाएगा। एंड देखिए इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि लेथ का जो सर्वनिम्न जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सैडल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैडल। उसके बाद स्लैडल के बाद रहते हैं क्या, सैडल के बाद रहते हैं क्रॉस स्लाइड, ठीक है। उसके बाद रहते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो पोर्शन रहते हैं वो है कॉम्पाउंड रेस्ट, ठीक है। उसके ऊपर जो पोर्शन रहते हैं उसका हम बोलते हैं कॉम्पाउंड रेस्ट। कॉम्पाउंड रेस्ट के ऊपर जो पोर्शन रहते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप स्लाइड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड के ऊपर रहते हैं फाइनली टूल पोस्ट, ठीक है, टूल पोस्ट रहते हैं फाइनली टॉप स्लाइड के ऊपर। तो ये जो सीक्वेंस है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए ये जो सैडल है एंड ये जो टोटल जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेज।
एंड ये जो कैरेज है, ये डिफरेंट जो पोर्शन है इसके साथ इसका एक मैकेनिज्म है, जैसे है एप्रॉन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंट पोर्शन एंड इसका मैकेनिज्म है एप्रॉन मैकेनिज्म, इसको टोटल मिला के हम बोलते हैं कैरेज, ठीक है। तो आपके इधर में क्या हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। एंड क्रॉस स्लाइड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, क्रॉस स्लाइड इस्तेमाल करते हैं हम डेप्थ डालने के लिए। अगर आपको डेप्थ देना है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस स्लाइड को, ठीक है। अगर हम फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको मूवमेंट करना पड़ेगा क्रॉस स्लाइड को, ठीक है। तो ये जो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं आप समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है कि पीडीएफ को भी तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन ये जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखाया, ठीक है, तो ये क्लास करने से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो देखिए प्योरेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें वही जो मटेरियल है उसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्योरेस्ट। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ईयर में आया है इसका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा रॉट आयरन। एंड इसी के साथ आपको नोट डाउन करना है ये जो रॉट आयरन कौन सा फर्नेस से निकल के आता है। तो रॉट आयरन जो है वो है पार्डलिंग फर्नेस से निकल के आता है। तो रॉट आयरन जो है ये पार्डलिंग फर्नेस का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ये जो पिग आयरन है, ठीक है, ये जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन में कार्बन परसेंटेज रहते हैं 0.02% एंड 99.98% जो है इसमें प्रेजेंट रहती है क्या, आयरन। पिग आयरन जो फर्नेस से निकल के आता है उस फर्नेस का नेम है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, उस फर्नेस का नेम है ब्लास्ट फर्नेस। एंड ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसका प्रोडक्ट जो है ये है पिग आयरन। एंड ये जो पिग आयरन है इसमें से 3 से लेके 5% तक इसमें कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं। पिग आयरन का ब्लास्ट फर्नेस का जो हाइट है वो ज्यादा था 30 मीटर होता है, ये भी आपको नोट डाउन करके रख सकते हैं। स्टील जो है, स्टील में कार्बन परसेंटेज का वेरिएशन जो है वो है 1.15 से लेके 1.5 तक एंड कभी कभी कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 1.7 तक। ये है कार्बन परसेंटेज का वेरिएशन। एंड एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ रहा है, वो हाई कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज बताओ। तो हाई कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज है 0.8 से लेकर 1.5 तक। एंड हाई कार्बन स्टील के अंदर एक स्टील आता है जिसमें 1 से लेके 1.2% तक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं टूल स्टील, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्लास करने से आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको भर भर के मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आप अगर इसको नोट डाउन कर सकेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्लास। एंड देखिए फाइनली आया है कास्ट आयरन। ये जो कास्ट आयरन है एक क्यूपोला फर्नेस का प्रोडक्ट है, क्यूपोला फर्नेस का प्रोडक्ट है कास्ट आयरन, जिसका लगभग हाइट है 10 मीटर। एंड ये जो कास्ट आयरन है इसमें अगर कार्बन परसेंटेज के ऊपर आपको फोकस करेंगे तो 1.7 से लेके 4.5% तक कार्बन इसके अंदर रहते हैं। कुछ बुक्स में आपको 2 से लेके 4% तक आपको दिखने को मिलेगा। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया इसको आपको हो सकेगा तो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एएलपी का एग्जामिनेशन फ्रेंड्स अभी एक एएलपी का एग्जामिनेशन का जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो मैंने कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने की। मेरा एक ही काम है आपको हेल्प करना। एंड इसमें से जो क्लास जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, उसको सिलेक्शन के और आगे उसको पुश करना, यही मेरा काम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीप इन द बेल्ट। तो क्रीप क्या है, एक बेल्ट के अंदर अनइवन जो एक्सटेंशन, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेल के अंदर जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं क्रीप, ठीक है। तो क्रीप क्या है, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो चारों ऑप्शन है। क्रीप इन द बेल ड्राइव डेवलप बिकॉज ऑफ, क्रीप किसके कारण डेवलप होता है। एक ऑप्शन में बोला है थिकनेस ऑफ द बेल्ट, बेल्ट के थिकनेस के कारण। ऑप्शन बी में बोला है इरेगुलर टेंशन इन टाइट एंड लूज साइड। ऑप्शन सी में बोला है सेम साइज पुली। ऑप्शन डी में बोला है पावर फ्लक्चुएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। एंड उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रिल चाक ऑन द स्पिंडल फॉर ड्रिलिंग मशीन इज इंस्टॉल्ड बाय, ठीक है।
तो ड्रिल चाक ऑन द स्पिंडल ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज इंस्टॉल्ड बाय, तो ड्रिल चाक जो है, पहले तो मान लीजिए ये जो ड्रिल चाक है इस किस टाइप का शैंक को होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेट शैंक जो है उसको पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिल चाक। ये तो बात खत्म हो गया है। तो टेपर शैंक को होल्ड करने के लिए हम कौन सा चाक इस्तेमाल करेंगे? तो टेपर शैंक जो है उसको होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइदर स्लीवी और सॉकेट। स्लीवी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉकेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्रिल चाक ऑन द मशीन स्पिंडल ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज इंस्टॉल्ड बाय, किसके हेल्प से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिल चाक को होल्ड करेंगे हम? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर बार। ठीक है, एंड ये जो आर बार है इसके साथ एक क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है। अगर आपको बोला है मिलिंग मशीन में, ठीक है, जो टूल को होल्ड करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी आर बार होगा। ठीक है, तो आर बार जो है वो ड्रिलिंग मशीन में भी आपको दिखने को मिलेगा एंड साइमल्टेनियसली आर बार जो है आपको मिलिंग मशीन में भी दिखने को मिलेगा। एंड ये जो ड्रिलिंग मशीन एंड मिलिंग मशीन, इसके भी नोट डाउन कर लीजिए। ड्रिल मशीन जो है एंड मिलिंग मशीन जो है, ठीक है, ये दोनों ही मल्टी पॉइंट काटिंग टूल का एग्जांपल, मल्टी पॉइंट काटिंग टूल का एग्जांपल। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा मेरा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्विंचिंग मीडियम इज यूज्ड टू हार्डन टू हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील क्या है? जिस स्टील के अंदर 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम, 0.7 से लेके 1% तक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। अब आते हैं क्विंचिंग क्या है। क्विंचिंग जो है क्विक कूलिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्विंचिंग। मान लीजिए आप कोई आयरन रॉड को हीट किया है, उसके बाद उसको पानी के अंदर उसको डुबा के उसको आप कूलिंग कर रहे हैं, उसको ऑयल के अंदर डुबा के आप उसको कूल कर रहे हैं, तो उसी जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्विंचिंग। तो क्विंचिंग का मतलब है क्विक कूलिंग। तो क्विक कूलिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्विंचिंग। तो इधर में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्विंचिंग मीडियम इज यूज्ड फॉर हार्डन हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग करना है तो उसको किस क्विंचिंग मीडियम के अंदर आपको उसको डुबाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ऑयल, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो सॉल्ट वाटर जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये भी एक कूलिंग मीडियम है, क्विक कूलिंग करने का एक मीडियम होता है। एंड इसी के साथ मैं एक पॉइंट आपको नोट डाउन कराऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, जब क्विंचिंग करना है, क्विंचिंग करने के साथ स्टील के अंदर हार्डनेस तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ एक साइड इफेक्ट भी आता है, वो क्या है? ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस को हटाने के लिए जो प्रोसेस हार्डनिंग करने के टाइम बाद में हम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग प्रोसेस जो है वो है स्टील का जो ब्रिटलनेस है उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो है टेम्परिंग। एंड टेम्परिंग करने के टाइम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में लेके हम स्टील को हीटिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड रेफर्स टू। तो इलेक्ट्रोड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? आर्क वेल्डिंग के टाइम। ठीक है, नॉट ओनली आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड रेफर्स टू विथ रिस्पेक्ट टू वेल्डिंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो वेल्डिंग के टाइम किसी के साथ इसका एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोड का साइज के साथ किसी का साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड रेफर्स विद द रिस्पेक्ट टू द वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए डायमीटर और ऑफ इट्स कोर। तो अब आता है कोर क्या। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, अगर ऊपर से उसको देखा है आप तो इधर में इसमें दोनों सर्कल दिखने को मिलेगा एंड इसको सामने से दिखने से आपको दिखने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा एक लेयर है, उसके बाद इसके बीच में एक और लेयर है। ठीक है, तो ऐसा आपको इलेक्ट्रोड दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका बीच का जो फिलर मेटल के रूप में इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं कोर एंड इसका बाहर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो इधर में बोला है
द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड डैश विद द रेस्पेक्ट ऑफ वेल्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर। तो कोर का जो डायमीटर होगा वही होगा इलेक्ट्रोड का करेक्ट साइज, ठीक है। तो इसी को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड को हम स्पेसिफाई करते हैं कोर डायमीटर से, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ ज्यादातर मार्केट में क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। तो 350 एंड 450 mm का जो लेंथ है ये मार्केट में ज्यादा मिलते हैं इलेक्ट्रोड का आर्क वेल्डिंग करने के टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट शैंक ड्रिल इज हेल्ड इन, तो स्ट्रेट शैंक ड्रिल को हम आर बार के होल्ड मदद से हम होल्ड करते हैं एंड इसमें चाक हम इस्तेमाल करते, देखिए इधर में आर बार नहीं है, इधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिल चाक, ठीक है। इसका थोड़ी सा करेक्शन कर लीजिए। स्ट्रेट शैंक ड्रिल जो है उसको हम चाक के मदद से होल्ड करते हैं, जो मैंने आपको पहले आपको नोट डाउन किया था। ड्रिल चाक जो है वो स्ट्रेट शैंक को होल्ड करने के लिए एंड टेपर शैंक को होल्ड करने के लिए स्लीव एंड सॉकेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिल चाक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिल चाक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ देखिए ये जो सॉकेट एंड स्लीव है इसमें आप लिख लीजिए टेपर शैंक। टेपर शैंक जो है इसको होल्ड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉकेट एंड स्लीव को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपर यूज्ड फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रोस्टिंग, ठीक है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या है, हुक स्क्रैपर, जो ऑप्शन डी में आपको दिखने को मिलेगा। हुक स्क्रैपर जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पुली इज यूज्ड फॉर ग्रुप ड्राइव, तो ग्रुप ड्राइव करने के ग्रुप ड्राइव में आपको कौन सा पुली को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये जो पुली है ज्यादातर बेल्ट ड्राइव में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर दोनों पुली ऐसा सीक्वेंस में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव एंड दोनों पुली अगर ऐसा सीक्वेंस में है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर एंड ड्रिवन जो है एक ही दिशा में घूमते हैं, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में रिवर्स दिशा में घूमते हैं, ठीक है। जॉकी पुली जो है वो हम ओपन बेल्ट ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं स्मॉलर पुली के साथ बगल में एंड स्लैक साइड में हम इस्तेमाल करते हैं। तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पुली यूज फॉर ग्रुप ड्राइव, तो ग्रुप ड्राइव में हम जॉकी पुली इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन जो है पहले काट गया, ठीक है। एंड जो ऑप्शन बचा हुआ है एक तो स्प्लिट पुली, उसके बाद सॉलिड पुली, उसके बाद फास्ट एंड लूज पुली, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्ट एंड लूज पुली, ठीक है। एंड ये जो फास्ट एंड लूज पुली है प्लानर मशीन में हम इस्तेमाल करते हैं टेबल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर डेवलप इन द फार्नेस, तो फार्नेस में जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है उसको हम रेडिएशन से मेजर करते हैं, ठीक है। रेडिएशन से हम मेजर करते हैं एंड पायरोमीटर के हेल्प से हम ये जो हाई टेम्परेचर है उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटर जो है वो है हीट मापते हैं और टेम्परेचर को नहीं मापते हैं, ठीक है। एंड बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर जो है ये भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन कांटेक्ट से, जिस जॉब को इसको टेम्परेचर मेजर करना है उस जॉब के साथ इसको कांटेक्ट में लेना पड़ता है। लेकिन पायरोमीटर टेम्परेचर मापते हैं लेकिन रेडिएशन के हिसाब से टेम्परेचर मापते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड केप्ट इन माइंड वाइल शार्पनिंग ए ड्रिल, तो ड्रिल को शार्पनिंग करने के लिए आपको किस जो विषय है उसको आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, वो क्या है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा एंगल ऑफ लीप, क्योंकि लीप का एंगल आपका गलत हो जाएगा तो आपका पॉइंट एंगल का भी एंगल गलत हो जाएगा। पॉइंट एंगल क्या है, ड्रिल का पॉइंट एंगल मान लीजिए एक ड्रिल बीट है, ठीक है। इसमें इसका जो एंगल है इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। दोनों लीप जो है जिस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्ट होता है उसके बाद ये जो दोनों लीप के अंदर जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, जिसका वैल्यू जनरल पॉइंट एंगल का वैल्यू है 118 डिग्री। माइल स्केल के लिए ये पॉइंट एंगल का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो पॉइंट एंगल का आपको याद रखना पड़ेगा ड्रिल को आप जब शार्पनिंग करेंगे तब। एंड ड्रिल को ग्राइंडिंग करने के टाइम
इसको 59 डिग्री एंगल से हम होल्ड करते हैं तो 59 एंड 59 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ये जो पॉइंट एंगल है माइल्ड स्टील के लिए तो है 118 डिग्री। एंड अगर ये आपका जॉब हो जाएगा स्टेनलेस स्टील तब इस पॉइंट एंगल का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। एंड प्लास्टिक है आपका तो आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग द मेटल पार्टिकल्स इन द होल्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज। तो ग्राइंडिंग व्हील जो है उसके अंदर छोटा छोटा जो मेटल पार्टिकल है जो डस्ट टाइप होता है उसको इसके अंदर अटक जाना, ठीक है, लिए उसका जो सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है, काटिंग एक्शन जो डिक्रीज होता है, उसी प्रोसेस उसी जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोडिंग। लोडिंग एंड ग्लेजिंग जो है ये है ग्राइंडिंग व्हील का डिफेक्ट। ठीक है, लोडिंग एंड ग्लेजिंग जो है वो ग्राइंडिंग व्हील का एक डिफेक्ट है। एंड ट्रूइंग जो है, लोडिंग एंड ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील का डिफेक्ट है। एंड ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग जो है इसका जो व्हील है उसका काटिंग एक्शन रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है। ठीक है, टू रिस्टोर काटिंग एबिलिटी, तो इसका काटिंग एबिलिटी इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है वो है ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग। एंड लोडिंग एंड ग्लेजिंग जो है ये है ग्राइंडिंग व्हील का एक डिफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द जॉइंट फॉर्म्ड बाय डैश इज द टेम्पोररी जॉइंट। इनमें से कौन सा जॉइंट है टेम्पोररी जॉइंट? एक है शोल्डर, उसके बाद है थ्रेड, उसके बाद है वेल्डिंग, उसके बाद है रिवेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऑप्शन को याद रखते हुए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेडिंग। एंड ये जो वेल्डिंग है एंड रिवेटिंग है ये है परमानेंट जॉइंट। ठीक है, इसका नेचर है परमानेंट जॉइंट। ठीक है, सोल्डरिंग जो है ये लो टेम्परेचर का प्रोसेस है। इसका टेम्परेचर होता है बेसिकली 183 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच पुली इंक्रीज द रैपिंग एंगल ऑफ द पुली। तो पुली का रैपिंग एंगल जो है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा पुली जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो है जॉकी पुली। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉकी पुली। ठीक है, इसका दूसरा एक नेम भी है वो है आइडलर पुली। आइडलर पुली भी इसको हम बोलते हैं, जॉकी पुली भी हम बोल सकते हैं, आइडलर पुली भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द होल कॉल्ड which is drilled to a specified depth without drilling to full depth। तो कोई भी ड्रिल आप ऐसे बनाया, ठीक है, कि ड्रिल के अंदर ये जो होल क्रिएट हुआ है ये जो होल इसके बाहर नहीं आया है, जॉब के अंदर ही ये जो होल है फंस गया है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लाइंड होल है। जो होल जॉब का एक एंड से दूसरा एंड को क्रॉस नहीं करते हैं, उसके अंदर ही अटक जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड होल। ठीक है, तो ड्रिल करने के टाइम ड्रिल के जॉब के अंदर ही कोई होल रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लाइंड होल बोलते हैं। ठीक है, एंड पिन होल जो है, पिन होल क्या है? अगर कास्टिंग करने के समय, ड्रिलिंग करने के टाइम हमार जॉब के अंदर छोटा छोटा जो होल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो तब हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पिन होल। ठीक है, एंड इसी के साथ जो दूसरा होल है थ्रू होल के मान लीजिए ये जो होल है ये इसके ड्रिल करने के बाद जॉब के दूसरा एंड से इसको बाहर आ जाता है, तो तब हम उसको हम बोलते हैं थ्रू होल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पैरेलल ब्लॉक इज यूज्ड फॉर। तो पैरेलल ब्लॉक जो है एक किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो पैरेलल ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल होता है हॉरिजॉन्टल सेटिंग ऑफ वर्कपीस। जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल सेटिंग ऑफ वर्कपीस जो है इसी काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन in which forging work length of the job decreases and diameter of width is increases। तो मान लीजिए ऐसा कोई जॉब है, ठीक है, इसके ऊपर आप हैमर से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे, इसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे, तो इसका क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन जो है, विड्थ जो है इसका बढ़ जाएगा, लेकिन इसका लेंथ जो है वो घट जाएगा। तो इसी जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आप सेटिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आप सेटिंग। अगर जॉब को लेंथ को डिक्रीज करके उसका ब्रेथ और विड्थ हम इंक्रीज करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आप सेटिंग। लेकिन इसका दूसरा केस, मान लीजिए ये जो जॉब है इसको हम खींच के इसका लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, तो तब इसका प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रॉइंग डाउन।
तो ऑफसेटिंग जो है इसका जो रिवर्स केस है वो है ड्राइंग डाउन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो ड्राइंग डाउन प्रोसेस है इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, वायर, ठीक है, वायर को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शीयर इज यूज्ड टू। तो शीयर जो है ये शीट मेटल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। थिक शीट मेटल को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शीयर को, एंड थिन शीट मेटल को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्निप को। इसको आपको नोट डाउन करना है। तो शीयर इज यूज्ड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वेरी उधर में बोला है थिक शीट में, ऑप्शन बी जो है ये है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शेयर, एंड वेरी थिन शीट जो है इसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्निप। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द साइन बार इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो साइन बार दिखने में कैसा होता है, एक बार देख लीजिए। साइन बार दिखने में ऐसा होता है, इसमें दोनों एंड में दोनों रोलर रहते हैं। ये जो दोनों रोलर है, ये दोनों रोलर का सेंटर डिस्टेंस जो है यही है साइन बार का लेंथ। ठीक है, इधर में ऐसा होगा, इधर में नहीं होगा, तो साइन बार का यही होगा लेंथ। ठीक है, एंड ये जो आपको एक क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड लेंथ का साइन बार मार्केट में अवेलेबल है नहीं। तो 300 mm का जो लेंथ का जो साइन बार है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एंड साइन बार इज ऑलवेज यूज विथ स्लिप गेज। साइन बार स्लिप गेज के साथ इस्तेमाल होता है, एंड साइन बार एंड स्लिप गेज एक ही साथ क्या करते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। साइन बार प्लस स्लिप गेज, इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एंगल मेजरिंग। तो इधर में बोला है लेंथ ऑफ द साइन बार इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा इधर में सेंटर ऑफ रोलर्स। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पायलट पार्ट प्रोवाइडेड इन द रिमर। तो रिमर में पायलट का प्रोविजन क्या है। तो देखिए रिमर में पायलट का जो प्रोविजन है वो क्या, कोई भी मान लीजिए ड्रिल करना है आपको, ठीक है, तो उसी के टाइम अगर आपको पायलट चलाना है तो क्या है, पायलट उसको छोटा ड्रिल पहले कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर पहले ही आप ज़्यादा डायमीटर का ड्रिल और रीमर चला देंगे तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, गाइड के रूप से एक ड्रिल को और रीमर को चलाना पड़ता है, उसी को हम पायलट बोलता है। तो इधर में बोला है द फंक्शन ऑफ द पायलट, इसका आंसर होगा फिनिशिंग द कॉन्सेंट्रेटेड होल। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड होल को फिनिश करने के लिए हम पायलट को चलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिनिशिंग द कॉन्सेंट्रेटेड होल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर। तो हार्मेफ्रोडाइट जो कैलिपर है इसका डिफरेंट नेम है, जैसे कि मान लीजिए ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है, एंड जेनी कैलिपर। हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर का डिफरेंट नेम है, तो इसका डिफरेंट काम भी है। एज के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। 4 आर्क मेथड से जॉब को सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो इधर में बोला हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए में बोला है टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन ऑन द एज, ये तो करेक्ट आंसर है। टू ड्रॉ द जिगजैग लाइन, ये करेक्ट आंसर नहीं है। टू फ्रॉम द साइक्लोइडल ऑन एनी एज, ये भी आंसर नहीं है। टू चेक द डायमीटर ऑफ द राउंड बार, राउंड बार का डायमीटर चेक नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डीप अंडर वाटर कटिंग। तो वाटर के अंडर कटिंग करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कौन सा गैस को इधर में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीप अंडर वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई एक ए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर जो है इसका कलर क्या है, तो इसका कलर होगा मेरून। ठीक है, तो एसिटिलीन सिलेंडर जो है इसका कलर के बारे में आपको बोला है, तो एसिटिलीन सिलेंडर का कलर हो जाएगा मेरून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वाल्व रफनेस, द वैल्यू, इसका होगा वैल्यू हो जाएगा, वाल्व नहीं, वैल्यू ऑफ रफनेस सीरीज नंबर N4। तो N4 में माइक्रोमीटर में आपको इसका रफनेस का वैल्यू अगर अब निकालना है तो इसका रफनेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रफनेस वैल्यू हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 हो जाएगा इसका रफनेस वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टाइप ऑफ थ्रेड काट ऑन द लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू के ऊपर पहले इधर में नोट कर लीजिए, लीड स्क्रू का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है।
लीड स्क्रू होता है स्क्रू कटिंग लेथ में थ्रेड कटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड स्क्रू थ्रेड जो लीड स्क्रू जो है इसके ऊपर जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उसमें एक्मी थ्रेड होता है, इसको हम ट्रापेजोइडल थ्रेड भी बोलते हैं। एंड इसका एंगल होता है 90 डिग्री। अगर आपको बोला है मेट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल बताओ, तब आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एंड ये जो है स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसका अगर बोला है कौन सा थ्रेड का मॉडिफिकेशन है, तो ये है मॉडिफिकेशन कौन सा थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफिकेशन है एक्मी थ्रेड, ठीक है। एंड ये है एक ट्रापेजोइडल थ्रेड, ये है एक ट्रापेजोइडल थ्रेड, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। तो आज के क्लास में ये 25 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट 25 तक मैं कराऊंगा आपको। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।